आज हम वर्कशीट नंबर 45 कर रहे हैं जो 10th क्लास की वर्कशीट है और ये वर्कशीट आप सभी बच्चों को 16 अक्टूबर को मिलेगी। वर्कशीट कैसे शुरू करना है ये तो हमें याद हो गया है। डेट लिखेंगे, बीच में बिल्कुल जहां हम लेसन लिखते थे वहां इस बार हम लिख रहे हैं वर्कशीट 45। राइट, अपना नाम डालेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम लिख देंगे या सब्जेक्ट टीचर का, ये जो आप अभी तक लिखते हैं वैसे लिखेंगे। तो बेटा ये जो वर्कशीट है ये पुरानी वाली वर्कशीट से ही लिंक्ड है। पुरानी आवर्त सारणी की वर्कशीट चल रही थी। फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था आवर्त सारणी का वो था कि हमारे पास 118 तत्व अभी तक हम ढूंढ चुके हैं। अब ये 118 तत्व याद करने बहुत मुश्किल। तो लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इनको याद करने के लिए क्या किया, अलग अलग क्लासेस बनाई थी। ठीक है, इन क्लासेस को बनाने के अंदर सबसे पहले धातु और धातु को अलग किया गया और ये सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने कोशिश की कि कुछ रीजन डाल के मैं इनको याद करूं, कोई अलग से बनाऊं, तो उन्होंने 3-3 तत्वों के सेट बनाए, इसीलिए उसको कहा त्रिक। और वह व्यक्ति जो था उनका नाम था डोबेराइनर। तो नाम पड़ गया वैज्ञानिक की खोज के साथ साथ डोबेराइनर का त्रिक। राइट सॉरी। उसके बाद दूसरे आए बेटा, दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था न्यूलैंड्स। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने भी जो भी कुछ खोजा होगा उसमें न्यूलैंड्स ऐड होगा। तो न्यूलैंड्स जो थे उन्होंने दिया अष्टक का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट लिख लिए। अब जो 8वां एलिमेंट उन्होंने छोटी सी टेबल बनाने की कोशिश की थी, उसके अंदर जो 8वां तत्व आ रहा था ना वो बिल्कुल पहले वाले तत्वों के जैसे था। जो पहला तत्व था ना नंबर 1 पर, उसके जैसा दिख रहा था। तो उन्होंने ये कहा उनका सिद्धांत है अष्टक का सिद्धांत। उसमें कुछ कमियां रह गई। फिर तीसरे आए वैज्ञानिक, उनका नाम था मेंडलीव। अब जो ये मेंडलीव थे इन्होंने बनाई आवर्त सारणी। आवर्त मतलब जैसे छोटी क्लास में हमने आवर्ती काल पढ़ा था, हमने एक पेंडुलम लिया, वो इधर गया फिर इधर गया और फिर वापस आ गया, यही था ना। आवृत्ति मतलब क्या होती है, कुछ समय के बाद दोबारा रिपीट हो। ठीक है, इसका मतलब आवर्त सारणी जो उन्होंने बनाई उसमें कुछ ऐसे तत्वों को अरेंज किया कि एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एक लाइन में आते गए। मतलब अगर उन्होंने मान लो 8 ली होगी, 8 एलिमेंट्स लिए, 8 तत्व लिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8वां तत्व ये एक जैसी प्रॉपर्टी रखता होगा। ठीक, अब इन्होंने जब वर्गीकरण करना शुरू किया तो कुछ ना कुछ तो बेस मानना पड़ेगा, चाहे धातु और अधातु को अलग करें, कुछ ना कुछ होगा। तो उन्होंने कौन सा लिया था, उन्होंने लिया परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन। मतलब परमाणु द्रव्यमान धीरे 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 बढ़ रहे थे। ठीक, उन्होंने किसका प्रयोग किया, इसका मतलब परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग किया, उसके हिसाब से उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले इन्होंने सारणी बनाई। इनकी सारणी को इसीलिए ये बोला गया था अव्यवस्थित से व्यवस्थित की ओर। ठीक है, पढ़े आप। अब मेंडलीव की भी कुछ सीमाएं रह गई। उन्होंने सारणी तो बना दी लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां, या वो कुछ तत्वों तक ही सीमित था, उसके बाद के तत्वों तक नहीं था। धीरे धीरे तत्वों की खोज हुई। मेंडलीव के टाइम में सिर्फ 68 तत्वों की खोज हो पाई थी बेटा, तो उन्होंने उन 63 तत्वों की खोज हुई थी, तो उन्होंने 63 तत्वों पर ही ज्ञात थे, उन्हीं पर काम किया था। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ है जो समूह कहलाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आने वाले। ऊर्ध्व मतलब ऊपर से नीचे आने वाले। ठीक है, मतलब जो हम ऐसे काउंट करेंगे उसको कहते हैं हम समूह, और जो हम ऐसे काउंट करेंगे मतलब एलिमेंट्स को, तत्वों के बारे में अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं आवर्त पीरियड। इसका मतलब कोई टेबल है, मान लो ये टेबल है, इसके अंदर ऐसी होती है ना टेबल, इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस है। ठीक है, हर एक में अलग अलग हमने तत्व बिठा दिए।
इतनी बात आ रही है समझ? अब इन तत्वों के अंदर क्या होगा बेटा, ये तत्व यहाँ बैठे हुए हैं मान लो अलग अलग। तो अगर मैं इन तत्वों को मान लो कुछ भी लिखा है यहाँ पे A B C D ये तत्व हैं, उदाहरण के लिए लेके चली हूँ, है नहीं है ऐसा, ठीक है। अगर मैं ऐसे पढ़ रही हूँ A और D के बारे में, तो ये है आवर्त, मतलब पीरियड, है ना। और अगर मैं ऊपर से नीचे ABC की बात कर रही हूँ तो ये है समूह। तो उनकी जो सारणी बनी उसमें कुछ आवर्त थे, ऐसे लाइनें थी, और कुछ समूह थे। इतनी बात आ गई समझ? चलिए, उपलब्धियां क्या रही इनकी, आवर्त सारणी क्यों अच्छी रही वो सुन लो पहले। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। उनको जैसे पहले से ही ज्ञान था कि हाँ अभी तो मेरे पास सिर्फ 63 तत्व हैं, 63 हैं, लेकिन आने हैं 118, है ना। अब आज तक हमें 118 पता है, तो शायद थोड़ा सा उनको पहले से ही अनुमान था कि मैं खाली स्थान छोड़ देता हूँ जहां मुझे लगता है कि और दूसरा तत्व आएगा और वो तत्व इसके बीच में लग जाएगा जहां मैंने खाली जगह छोड़ दी। ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात ही नहीं थे। जैसे उन्होंने अपनी टेबल जब बनाई तो उस टेबल में कुछ खाने छोड़ दिए बेटा खाली, ठीक, और उसकी जगह वो खाना बिल्कुल खाली ना छोड़ के उन्होंने अपने पास से नाम दे दिया उसका, एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, अपने पास से नाम दे दिया उन्होंने। और बाद में जब खोज होती गई बेटा तो हमारे पास ऐसे तत्व आ गए जो इस वाली गुण को पूरा कर रहे थे, मतलब ऊपर कुछ होगा उसको एलिमेंट बैठा होगा, नीचे कुछ बैठा हुआ होगा तत्व, उनके जैसे तत्व रखता होगा, ठीक है। तो बाद में आए स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। तो स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम ने उस जगह को ले लिया जो खाली स्थान किसने छोड़ा था, मेंडलीफ ने। अपनी पूरी सारणी तैयार कर ली और कहीं कहीं डिब्बे खाली छोड़ दिए थे। इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। जो इन्होंने सोचा था कि मैंने जहाँ खालिस्तान छोड़ा है वहीं पर जो तत्व आएगा उस तत्व की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कैसे वो कार्य करेगा, मतलब ऑक्साइड का सूत्र भी उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि एका एल्यूमिनियम होगा कोई, ठीक है, लेकिन उसका नाम एका एल्यूमिनियम नहीं होगा, एल्यूमिनियम जैसी कुछ प्रॉपर्टी रखने वाला होगा ज़रूर, इसीलिए उसका नाम उन्होंने रखा एका एल्यूमिनियम, ठीक। उसका द्रव्यमान करीब 68 होगा, ये उन्होंने कुछ सोचा था, और जब खोज की गई बाद में नए तत्व आ गए तो बेटा 69.7 निकला। इसका मतलब काफ़ी कुछ पास थे। उन्होंने ऑक्साइड कहा था कि जो इसका ऑक्साइड बनेगा वो E2O3 बनेगी, मतलब कोई एलिमेंट कोई तत्व है, तो इसका जो ऑक्साइड बना बिल्कुल Ga2O3 लिखा हुआ है ना गैलियम के साथ। ऐसे ही क्लोराइड का सूत्र भी जो उन्होंने दिया था वो भी वैसा ही निकला, ECl3 उन्होंने कहा था और निकला भी GaCl3, दिखाई दे रहा है सबको। तो इसका मतलब वो बहुत करीब थे, बिल्कुल सही उन्होंने अनुमान लगाया था। तीसरा जो उनकी उपलब्धि थी बेटा वो थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिनकी खोज बाद में हुई। पहले कोई उत्कृष्ट गैस नहीं थी। उत्कृष्ट गैस कौन सी है बेटा, जिनका कक्ष पूरा होता है बाहर का, ठीक है। जैसे कौन सी हो गई, जैसे अगर हीलियम की बात करूं तो हीलियम का पहला ही कक्ष पूरा है उसका, क्योंकि परमाणु संख्या उसकी 2 है, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है नियोन। तो ये दोनों ऐसी गैसें हैं जो किसी से नहीं मिलती, इनको किसी से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, इनके पास पूरे इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, उत्कृष्ट गैस। इनकी खोज हुई बाद में, ठीक, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जिनकी खोज बाद में हुई उनको भी पिछली अवस्था को छोड़े बिना नए समूह में रखा जा सकता था। उन्होंने इस ढंग की अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, ठीक है। मेंडलीफ ने तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान उनका नियम था कि परमाणु द्रव्यमान के ऊपर बेस थी उनकी,
आवर्त सारणी, लेकिन बेसिस बनाया कैसे था? उन्होंने बनाया था कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, मिलकर क्या बना रहे हैं, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर उनका सूत्र क्या बन रहा है, उस हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी टेबल दी थी, पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी दी थी। अब कमियां भी रह गई उनकी, इसीलिए एक और खोज होगी इसका मतलब। अब वो कमियां ज़रूर पूछी जाती हैं, मेन क्वेश्चन इनकी उपलब्धियां कम होती है बेटा, इनकी कमियां ज़्यादा होती हैं, तो आपको सीमाएं या कमियां इनकी याद रखनी है। पहला है, मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थिति का पता नहीं लगा सके। हाइड्रोजन जो है, सबको याद है, हाइड्रोजन नंबर 1 पर आता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना कक्ष, पहला कक्ष ही पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन अपना देता है और H+ बन जाता है, कभी कभी वो इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है। ठीक है, तो उनको समझ नहीं आया मैं इसको रखूँ कहाँ, इसको पहली जगह पे रखूँ जहाँ पे धातु हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, या इसको वहाँ रखूँ जहाँ पे ऐसी गैसें हैं जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं और एक ही इलेक्ट्रॉन लेती हैं, उनको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। तो उनको समझ नहीं आया इसको कहाँ रखूँ, एक एल्कली के ऊपर रखूँ मतलब धातु के ऊपर रखूँ, या फिर इसको रखूँ हैलोजन के ऊपर। तो यही लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के गुण धर्म क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों से मिलते जुलते थे। क्षारीय धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है। जैसे हाइड्रोजन के यौगिक देखो बेटा, हैलोजन से मिल रहा है, ऑक्सीजन से मिल रहा है, तीनों बात उसने कही है, हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर देखो मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि सोडियम करता है, सोडियम एक धातु है, वो भी इन सब से मिल रहा है। इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है इस टाइम, धातु की तरह काम कर रहा है हाइड्रोजन भी। अब ये हैलोजन की तरह भी काम करता है। जैसे हैलोजन अगर हम बात करें, ऐसी गैसें हैं, ऐसे तत्व हैं जो डाई एटॉमिक बनाते हैं, द्वि परमाणुक होते हैं। द्वि परमाणुक मतलब जैसे Cl2 है ना, Br2, ये दोनों गैसें हैं और ये हैलोजन में आती हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ऐसे ही 2 वाला जो ये 2 नंबर आपको दिख रहा है, ऐसे ही हाइड्रोजन भी 2 नंबर बनाता है। ठीक है, मतलब द्वि परमाणुक है, अणु है तथा धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजी आबंध यौगिक बनाती है। ठीक, अब यदि परमाणु संख्या, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो समझ आ गया, हाइड्रोजन की स्थिति का ही सही अनुमान नहीं लगा पाए, वो उनको समझ नहीं आया मैं इसको पहले समूह के ऊपर बिठाऊं या फिर हैलोजन के ऊपर बिठाऊं। ठीक, दूसरी, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिक को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। अब क्या हुआ, उनके समय पर समस्थानिक भी नहीं थे। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है बेटा, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, याद है सबको, एक H1, एक H2, एक H3 वाला, है ना, जिनकी परमाणु संख्याओं में अंतर था, लेकिन वो परमाणु द्रव्यमान में अंतर था, लेकिन परमाणु संख्या 1 थी। इसका मतलब यहाँ परमाणु संख्या लिखी हुई है बेटा, इसको परमाणु द्रव्यमान कर देना, परमाणु द्रव्यमान। अगर परमाणु द्रव्यमान उन्होंने कहा कि वो आधार है, तो क्या होगा, H ही 3 डिब्बों में आ जाएगा, पहले जहाँ पर एक ही भार हो, दूसरा जहाँ पर उसका भार 2 आ रहा है द्रव्यमान, जहाँ इसका भार 3 आ रहा है। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम, ये पढ़ा था हमने, ट्राइटियम, हमने 9th क्लास में बेटा ये पढ़ा हुआ है कि 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक, ये वाला समस्थानिक है जिसमें इसके अंदर इसकी परमाणु संख्या 1 है और एक ही इसकी द्रव्यमान संख्या है, लेकिन इसके 2 और समस्थानिक है जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इसका मतलब पहले वाला एक पहले में आ गया H, तो दूसरे में भी H बैठ गया, तीसरे में भी, मतलब हाइड्रोजन ने 3 डिब्बे खा लिए उसकी सारणी के, है ना, 3 डिब्बे खत्म कर दिए, इसका मतलब ये गलत है। ठीक, यदि परमाणु संख्या के आधार पर, संख्या नहीं, यहाँ क्या लिखना है, द्रव्यमान को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। यहाँ पे द्रव्यमान जरूर लिख लेना, जो मैंने आपको बताया है, ये द्रव्यमान है, राइट। चलिए
क्लियर है? एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। हिसाब से एक एक नंबर बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। द्रव्यमान अगर किसी में 10 बढ़ रहा था, किसी में, मतलब एक तत्व से गया, ये है हमारे पास, यहाँ से चला, ए से बी में गया, बी से डी में, ई में, तो जब वो ऐसे जा रहा था तो यहाँ 10 आगे जा रहा है, तो यहाँ 20 जा रहा था, यहाँ पे 19 ही जा रहा था, मतलब बराबर नहीं बढ़ रहा था। इस अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी आगे जाकर। यही नहीं समझ आ रहा था। एक तत्व और दूसरे तत्व के द्रव्यमान में 100 का भी अंतर आ रहा था, तो समझ ही नहीं आ रहा था बीच में कितने और आ जाएंगे। ठीक है, तत्व। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, रेडी हो? कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो यही जनक है बेटा। पहली बार टेबल बनाने की कोशिश इन्होंने की थी, इसीलिए इन्हें मेंडलीफ जो है, मेंडलीफ को, जो ऊपर लिखा हुआ है मेंडलीफ, स्पेलिंग देख लीजिए, मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उनका, इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों के वर्गीकृत करने के लिए किया? तो कौन से गुण धर्म देखे थे उन्होंने गुण धर्म देखे थे। ये मेंडलीव ने तत्वों में बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा। वे इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात ही नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए और ये भी बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया। तो उन्होंने जो 3 तत्वों का, यही वाला लिख देना, अनुमानित तत्व, एज इट इज टेबल बना देना, और बाद में खोज करने के बाद निकली नाम ये। तो उन्होंने अनुमान लगाया था ए का बोरान, ए का एल्यूमिनियम, ए का सिलिकॉन, और नाम क्या निकले, स्केडियम, गैलियम, जर्मेनियम। ठीक, तो ये टेबल आप इस क्वेश्चन में बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या थी? ये सारी उपलब्धियां, इनकी 3 उपलब्धियां थी ना, ये तीनों उपलब्धियां में लिखनी है। ठीक है, उपलब्धियां पहली, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था। इस प्रकार ऐसे तत्वों का के अस्तित्व का अनुमान लगाया गया जो उस समय तक ज्ञात ही नहीं थे। फिर ये उदाहरण लिख दोगे, ये टेबल बना दोगे। दूसरा, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में बिल्कुल सही पाया गया। ठीक है, तीसरा है इसमें कि उत्कृष्ट गैसों की खोज बाद में हुई, को भी पिछली अवस्था को छोड़े बिना नए समूह में रखा जा सकता था। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों के लिए भी उन्होंने सही जगह दी थी, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। उत्कृष्ट गैसों के लिए भी उन्होंने सही स्थान प्रदान किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? और 3 ही इनकी सीमाएं थी। पहला, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया था। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके, क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों से मिलते जुलते थे। पहला पॉइंट ये लिखोगे। दूसरा पॉइंट, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए, परमाणु संख्या नहीं, यहाँ परमाणु द्रव्यमान लिखना भूलना नहीं है। दूसरा पॉइंट ये लिखोगे, यदि परमाणु द्रव्यमान को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। तीसरा पॉइंट, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता था, जिसके कारण यह अनुमान लगाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के बीच में कितने तत्वों की खोज होगी। तो मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी वर्कशीट समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है? और वर्कशीट समझ आ जाए तो अच्छे से जब क्वेश्चन आंसर लिख के आओगे, मैं समझ जाऊंगी कि आपको वर्कशीट समझ आई है। पूरी वर्कशीट में से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं था। देखो, हम सब ने पूरा लिख दिया।
तो दिए। और अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आखिरी में जब चैप्टर पूरा हो जाएगा एक और आएगी वर्कशीट, उसमें भी इसके क्वेश्चंस होंगे, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर दो, ये जो पहला क्वेश्चन था मैंने कहा था इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग करके आवर्त तत्वों के वर्गीकृत करने के लिए किया, तो मूलभूत नहीं पूछा था, तो हम इसमें लिख सकते थे तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, ये ले लेना। क्योंकि बेसिकली उन्होंने परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग किया था बेटा, टेबल बनाई थी और यही उनकी कमी थी कि उन्होंने परमाणु द्रव्यमान का प्रयोग किया था। अगर वो परमाणु संख्या का प्रयोग कर लेते तो उनकी टेबल हो जाती ठीक। और वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में कि कैसी कौन सी आई पीरियोडिक टेबल, उसे क्या कहते हैं, या आवर्त सारणी उसे क्या कहते हैं।